सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं और खबर आती है कि भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, वो इंसान जिसके कंधों पर देश के भविष्य का भार है, अचानक एक प्लेन क्रैश में मारा गया। कोई सुराग नहीं, कोई साफ जवाब नहीं, और सालों बाद भी फाइलें बंद हैं। क्या इसे सिर्फ एक हादसा माना जाएगा या कुछ और? ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है। ये हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे आज तक पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं जा सका। बिल्कुल। और आज हम होमी जहांगीर भाभा की ही बात कर रहे हैं। वो एक हीरो थे, एक विजनरी, ये हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर गहराई से बात करेंगे, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ होमी भाभा, इंडियाज न्यूक्लियर विजनरी, वो सिर्फ उनकी उपलब्धियों को नहीं गिनाता। नहीं, वो उन अंतर्राष्ट्रीय दबावों और पर्दे के पीछे की राजनीति पर फोकस करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आज हमारा मकसद यही है, इस रहस्य की परतें खोलना। और हम यहाँ हवा में तीर नहीं चलाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी तथ्य और सवाल हमारे स्रोत में दिए गए हैं, हम उन्हें एक एक करके सामने रखेंगे ताकि ये समझा जा सके कि उनकी मौत आज भी इतनी विवादास्पद क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1909 में मुंबई से। हम सब जानते हैं कि भाभा एक जीनियस थे, लेकिन ये शब्द भी शायद उनके लिए छोटा पड़ जाता है। सही बात है। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे थे, वो आइंस्टाइन पढ़ रहे थे, क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में खो रहे थे। हाँ, और उनका यही जुनून उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गया। कैम्ब्रिज? और वहां भी उनके प्रोफेसर्स उनकी काबिलियत देखकर दंग थे। उनके सामने एक शानदार करियर था। चाहते तो यूरोप या अमेरिका में बस सकते थे, है ना? बिल्कुल, एक आरामदायक आलीशान जिंदगी। पर उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने फैसला किया कि वो भारत लौटेंगे। हाँ, और ये फैसला उन्होंने तब लिया जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। सोचिए, यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में काम करने की कोई खास सुविधाएं नहीं थी। ये एक तरह से अंधेरे में छलांग लगाने जैसा था। तो ये सिर्फ एक नौकरी का चुनाव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मिशन था। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भाभा को यकीन था कि भारत की असली आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती। उसे वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भर बनना ही होगा। वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो ज्ञान के मामले में दुनिया के किसी भी देश से बराबरी कर सके। तो भाभा भारत तो लौट आए, लेकिन वो किस तरह के भारत में लौट रहे थे? 1940 का दशक। वो एक ऐसा देश था जो अभी अभी आजाद हुआ था, गरीबी, बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था। सही कहा। उस दौर में जब देश की प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, तब परमाणु ऊर्जा की बात करना किसी पागलपन से कम नहीं समझा जाता होगा। हाँ, दुनिया की बड़ी ताकतें हमें गंभीरता से नहीं लेती थीं। उन्हें लगता था कि भारत जैसे गरीब देश के लिए ये सब सोचना भी एक मजाक है। और इसी माहौल में भाभा का विजन एक क्रांति जैसा था। उन्होंने उस वक्त जो कहा था वो आज भी उतना ही सच लगता है। क्या कहा था उन्होंने? स्रोत के अनुसार उनके शब्द थे, हमें विज्ञान में आगे बढ़ना होगा, वरना हम हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहेंगे। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे। नहीं, उन्होंने ठोस कदम उठाए। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की नींव रखी। और TIFR सिर्फ एक और कॉलेज या लैब नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि भाभा का सपना TIFR को भारत का प्रिंसटन या कैम्ब्रिज बनाने का था। हाँ, एक ऐसी जगह जहां पैसे या संसाधनों की कमी प्रतिभा के आड़े ना आए। उन्होंने नेहरू को चिट्ठी में लिखा भी था कि अब हमारे पास उत्कृष्ट वैज्ञानिक पैदा करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें काम करने की जगह देनी होगी। और यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा, भाभा जानते थे कि परमाणु शक्ति का असली मतलब है जियोपॉलिटिकल पावर, दुनिया के मंच पर अपनी बात रखने का दम और सम्मान। मतलब ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे कोई भी नजरअंदाज कर सके। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ा, दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खिंचने लगा। और जाहिर है कुछ देशों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, और ये नापसंदगी सिर्फ कोई राजनीतिक जलन नहीं थी। नहीं, स्रोत बताता है कि ये एक गहरे डर से जुड़ा था। 1960 का दशक, दुनिया न्यूक्लियर क्लब के इर्द गिर्द घूमती थी। हाँ, कुछ गिने चुने देशों का एक एलीट ग्रुप। और इस क्लब में किसी नए सदस्य के लिए जगह नहीं थी।
खासकर भारत जैसे घुटने-पृष्ठ देश के लिए। जो ना अमेरिका के पाले में था, ना सोवियत संघ के। तो भारत का आत्मनिर्भर परमाणु कार्यक्रम सीधे सीधे उस पावर बैलेंस को चुनौती दे रहा था। सीधे सीधे एक नया आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत कुछ देशों के वैश्विक एजेंडे में फिट नहीं बैठता था। और इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के केंद्र में एक ही आदमी था, होमी जहांगीर बाबा। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक शानदार डिप्लोमेट भी थे। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में जाते, दुनिया के बड़े से बड़े नेताओं से मिलते और निडर होकर भारत का पक्ष रखते थे। उन पर जरूर दबाव बनाया गया होगा कि भारत ये कार्यक्रम रोक दे। बहुत ज्यादा, हर तरह से रोकने की कोशिश की गई। कहा गया कि भारत को ये तकनीक नहीं बनानी चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। लेकिन भाभा कभी झुके नहीं। उनका रुख एकदम साफ था। जैसा कि स्रोत बताता है, भारत अपनी तकनीक खुद बनाएगा। वो किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भरता से समझौता करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। और शायद यही दृढ़ता कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। यहीं से वो शक पैदा होता है कि शायद पर्दे के पीछे खामोशी से उनके दुश्मन बनने लगे थे। और फिर आई वो तारीख, 24 जनवरी 1966। होमी भाभा वियना में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट कंचनजंगा से यूरोप जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उस दिन आल्प्स के पहाड़ों पर मौसम थोड़ा खराब जरूर था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इतना भी नहीं कि उड़ान रद्द करनी पड़े। और पायलट भी अनुभवी थे। हाँ, कैप्टन सेथ एक बेहद अनुभवी पायलट थे, और विमान जिस रास्ते पर था उसे एक स्टैंडर्ड और सुरक्षित एयर कॉरिडोर माना जाता था। विमान अपनी मंजिल जिनेवा के करीब था। आल्प्स की खूबसूरत बर्फीली चोटियों के ऊपर से गुजर रहा था। और फिर अचानक जिनेवा कंट्रोल रूम के रडार से विमान का सिग्नल गायब हो गया। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाके की आवाज ने मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ियों को दहला दिया। विमान क्रैश हो गया था। और विमान में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। इस एक खबर ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। देश में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने देश के भविष्य का स्विच ऑफ कर दिया हो। हाँ, भारत ने सिर्फ अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक नहीं खोया था, बल्कि उस सपने को देखने वाली आंखें खो दी थीं। एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। हादसे के फौरन बाद जांच शुरू हुई और सरकार की आधिकारिक कहानी सामने आई। कहा गया कि खराब मौसम और ऊंचाई को लेकर पायलट की गलतफहमी की वजह से यह हादसा हुआ। और केस को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। हाँ, लेकिन ये जवाब किसी के गले नहीं उतरा। ये इतना सरल जवाब था कि इसने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, और यही सवाल इस हादसे को एक रहस्य में बदल देते हैं। तो आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि ये पायलट की गलती थी, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर क्या ये आपको विश्वसनीय लगता है? देखिए, स्रोत इसी सवाल को बहुत गहराई से उठाता है। वो बताता है कि पायलट एरर अक्सर उन हादसों में वजह बताई जाती है जहां कोई और ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन यहाँ कई ऐसी बातें थीं जो मेल नहीं खाती थीं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हादसे से ठीक पहले विमान के रडार ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। अच्छा। कुछ नेविगेशन सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप की बातें भी सामने आईं। बाहरी हस्तक्षेप मतलब कोई जानबूझकर विमान के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था? यही शक जताया गया, लेकिन जो बात इस रहस्य को सबसे ज्यादा गहरा करती है वो ये है कि इस हादसे की जांच रिपोर्ट को कभी भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया। फाइलों को क्लासिफाइड कर दिया गया। हाँ, उन पर गोपनीयता का पर्दा डाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि अगर ये एक सामान्य हादसा था तो सरकार क्या छिपा रही थी? यही गोपनीयता साजिश के सिद्धांतों को जन्म देती है, और यहीं से अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। हाँ। स्रोत में कई थ्योरीज का जिक्र है। पहली और सबसे मशहूर थ्योरी है विदेशी एजेंसियों की साजिश। खासकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नाम बार बार सामने आता है। हाँ, ये माना जाता है कि वो भारत के परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकना चाहते थे, और भाभा को रास्ते से हटाना इसका सबसे आसान तरीका था। दूसरी थ्योरी विमान में बम रखे जाने की है। हाँ, कहा जाता है कि विमान के कार्गो होल्ड में एक सूटकेस बम रखा गया था। जब विमान एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचा तो बैरोमेट्रिक प्रेशर से उसमें विस्फोट हो गया। और इस थ्योरी को इस बात से भी बल मिलता है कि सालों बाद मॉन्ट ब्लॉन्क की पहाड़ियों में उस विमान का मलबा तो मिलता रहा है, लेकिन ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। और एक तीसरी थ्योरी भी है जो थोड़ी और तकनीकी है, सिग्नल जैमिंग या हैकिंग की। हाँ, और
जब हम 1960 के दशक में सिग्नल हैकिंग की बात करते हैं तो हमें उस जमाने की तकनीक को समझना होगा। सही बात है। उस दौर में विमान आज की तरह जीपीएस पर नहीं चलते थे। वो जमीन पर बने रेडियो बीकन से सिग्नल लेकर अपना रास्ता और ऊंचाई तय करते थे। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार एक सिद्धांत ये है कि एल्प्स में कहीं एक नकली शक्तिशाली बीकन लगाया गया हो जिसने पायलट के उपकरणों को धोखा दिया हो। मतलब पायलट को लग रहा होगा कि वो सही ऊंचाई और रास्ते पर हैं, जबकि असल में वे सीधे पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। इन सभी सिद्धांतों में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सालों बाद 2008 में एक पत्रकार ने एक पूर्व CIA एजेंट रॉबर्ट क्राउली के साथ अपनी बातचीत के टेप जारी किए। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा था। स्रोत के मुताबिक उस टेप में क्राउली कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई देता है, हमारे सामने एक समस्या थी, भारत 60 के दशक में परमाणु बम बनाने जा रहा था और होमी भाभा खतरनाक थे और फिर वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। ये एक पूर्व एजेंट का लगभग कबूलनामा जैसा है, लेकिन यहाँ हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मतलब? जैसा कि हमारा स्रोत भी स्पष्ट करता है, इस दावे का कोई और ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। ये सिर्फ एक व्यक्ति के शब्द है जो शायद अपनी अहमियत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हो। तो ये हमें अटकलों पर नहीं बल्कि इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि इस मामले में सबूतों की भारी कमी है। बिल्कुल, हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल है। तो पूरी कहानी का सार यही है, एक व्यक्ति जिसने अपने देश के लिए एक ऐसा सपना देखा जो उसकी हैसियत से कहीं बड़ा था, जिसने एक कमजोर और गरीब भारत को विज्ञान और तकनीक के जरिए शक्तिशाली बनाने की नींव रखी और जो एक दिन अचानक बिना कोई जवाब दिए हमेशा के लिए चला गया। हाँ, और उनकी विरासत सिर्फ परमाणु बम या बिजली घर नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनकी असली विरासत वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर को भारत की मुख्यधारा में लाना था। उन्होंने हमें सिखाया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ नारों से नहीं आती, बल्कि विश्व स्तरीय संस्थान बनाने और अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने से आती है। आज जब हम मेक इन इंडिया या स्पेस में अपनी सफलताओं की बात करते हैं तो उसकी असली नींव होमी भाभा नहीं रखी थी। ये एक अजीब विडंबना है ना? कैसी विडंबना? जिस इंसान ने भारत के भविष्य को इतना रोशन किया, उसका अपना अंत एक गहरे अंधेरे रहस्य में डूबा हुआ है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए होमी भाभा की मृत्यु इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर में से एक बन गई है। और यही वो अंतिम विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर 24 जनवरी 1966 को वो विमान सुरक्षित अपनी मंजिल पर उतर गया होता तो आज भारत की वैज्ञानिक और भू राजनीतिक दिशा क्या होती? क्या हम आज की तुलना में दशकों आगे होते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब हमें कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक बनकर रह गया है जो हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता रहेगा कि क्या हो सकता था। Thanks for watching and don't forget like and subscribe.